अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज पे मैं चाहूंगा कि रोशनी डाली जाए। पहला इंपॉर्टेंट इशू जो है, जिस तरह कि आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को यह कहा है कि जनाब आप दो जो आपके पास ओहदे हैं, एक सदर का और दूसरा को चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनमें से एक ओहदा आप रख सकते हैं और सितंबर तक उन्होंने बताना है इस बारे में और डिटेल्स देनी है कि आया कि वो को चेयरमैन रहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या फिर सदारती जो हिसाब से उनके पास प्रेजेंट है वो उसको छोड़ेंगे। इस पर मैं चाहूंगा कि हम रोशनी डालें। दूसरा इंपॉर्टेंट आज का जो मेजर एक स्टोरी है जो कि वो ये है कि जनाब जनरल जॉन एलन जो कि नेटो के कमांड कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं, मुलाकात करते हैं जनरल परवेज कियानी साहब से। क्या चीजें तय पाएंगी वो तो बात की बात, लेकिन उनसे गिले शिकवे ये किए गए कि बॉर्डर के अक्रॉस जो एक किस्म की हमारे बॉर्डर की वायलेंस की जा रही है, और आप जानते हैं कि जिस तरीके से कुछ अर्सा पहले भी दीर में भी हमला किया गया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, 7 एहलकार वहां पे शहीद हुए, इस किस्म के दोबारा वाकयात पेश न आए और कुछ लोगों के लिए उनकी डिमांड भी की, उनको मुतालबा भी किया कि उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आज के इस पूरे के पूरे जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है कि नए प्राइम मिनिस्टर यानी कि राजा परवेज अशरफ साहब को भी काफी हद तक अब ये स्पीडी सीन मिलेगा, जो कि पहले काफी ज्यादा उसमें डिटेल्स मुख्तलिफ थी, लेकिन अब काफी स्पीडी तरीके से ये चीज भी आएगी कि आप खत लिखें और अगर खत नहीं लिखेंगे तो एग्जैक्टली वही आपकी भी सिलसिला बन जाएगा जो कि गिलानी साहब का बना। खत लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ना वो भी पूरी भरपूर तैयारी कर आए हैं इस पूरे के पूरे सिलसिले को खत ना लिखने के लिए। तो दीज आर द 3 इश्यूज आई वुड लाइक कि इस पर हम बात करें, क्योंकि हमारे आज के एक मेहमान जनाब सफदर अब्बासी साहब अभी रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंस गए थोड़ा, और उनसे बात हुई है। ही विल बी जॉइनिंग अस इन कपल ऑफ मिनट्स। सीनियर रहनुमा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप जानते हैं। हमारे दूसरे मेहमान इस वक्त जो मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वो सेनेटर मीर हासिल खान बजिंजो साहब, सीनियर नायब सदर जो हैं नेशनल पार्टी बलूचिस्तान से। बजिंजो साहब का ताल्लुक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप प्रोग्राम में। सर आपसे स्टार्ट करूंगा, ये जो इशू टोटल इस वक्त चल रहा है उन फोर्सेस का, उन शिद्दत पसंदों का, उन एक्सट्रीमिस्ट का जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा। जारियत तो हमने देखी कि नेटो फोर्सेस की जानिब से या अमेरिकन फौज की जानिब से तो हुई पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ज्यादा इस वक्त जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि इस किस्म के शिद्दत पसंद, इनको रोका क्यों नहीं जाता। बॉर्डर साइड पर हमारी जानिब से अगर कोई हमला हो जाए तो बहुत इशू बन जाता है कि उधर से यहां पर हमला होता है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता उसका। ये क्या वजह सर? कौन लोग हैं, कौन सपोर्ट कर रहे हैं, असला कहां से आ रहा है, या फिर आम तालिबान फैक्टर्स हैं ये? सर मैं आपसे एक अर्ज करूं कि मेरे ख्याल में इस चीज को आपके साथ मैंने पहले भी 2-3 दफा शेयर किया है। देखिए, आज हमारी एक मीटिंग थी कहीं पे, वहां पे पेलडेट में, उसमें हमारे जो ISPR के इंचार्ज थे अतर साहब भी आए हुए। जी सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे शायद काफी काम भी इनने किया हुआ है। देखिए, मेरी राय ये है कि हम दोनों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हम एक ऐसे हमसाए हैं कि हम कभी एक पेज पे आते ही नहीं, और हमारी सिचुएशन इस तरह है कि हम एक दूसरे के साथ इतना जुड़े हुए हैं, कौमी तौर पे, जुबान के हवाले से, कल्चर के हवाले से। अब आप बॉर्डर ले लें, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान का बॉर्डर है, सबसे तवील बॉर्डर यही, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं इन फोर्सेस को एक पेज पे आना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो नेटो फोर्सेस हो। मसला हम ब्लेम लगाते हैं उन पे कि जी जो वहां के तालिबान है वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, वो आपके तालिबान है। अच्छा, यहां से लोग वहां जाके हमला करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तानी तालिबान है। हम अजीब सी आर्गुमेंट देते हैं और वो भी अजीब से गैर आर्गुमेंट्स देते हैं। वो कहते हैं कि जी आपके तालिबान आके इधर हमला करते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, आप उनको कुछ नहीं कहते। हमारा यह है कि भाई आपके लोग वहां से आते हैं, मतलब दीर में जो कुछ हुआ,
दे हैव क्रॉस्ड अफगानिस्तान, एंटर्ड आवर एरिया। बिल्कुल। और वो आए और उन्होंने पूरा जेल आपका तोड़ा और दे टुक एवरीथिंग, हर किसी को उठा के ले गए और अपने चॉइस के लोगों को वो यहां से बड़े वीआईपी ले गया और वीडियो करके उसको रिलीज किया। आपने इतराज किया कि जी आपके साइड से आते तो आप क्यों नहीं मारते। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम जो ये दोनों फोर्सेस, चाहे नेटो और अफगानिस्तान हो और पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, कि हम इन चीजों को तय क्यों नहीं कर पा रहे। मतलब एक दूसरे पर इल्जाम भी लगा रहे होते हैं। अब एलन भी आ रहा है, दुरुस्त, ठीक है, पनेटा आ रहा था। हम एक ब्लेम गेम में लग के हम नई नई थ्योरियां क्या डेवलप कर लेते हैं जी। यहां पे जो है नया क्या शुरू होने वाला है, ग्रेट गेम शुरू होने वाला है। चाइना जो हमारे साथ होगा, रशिया हमारे साथ होगा, हम रशिया और चाइना को साथ मिलाएंगे और वी विल, जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इस रीजन में, तो बजाय हम अमेरिका के उनकी क्यों मदद ना करें। लेकिन पहले तो हमें यह तय करना चाहिए कि भाई आपका अमेरिकन के साथ 60 साल रिलेशन है, वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। वो अच्छे भी रहे, वो बुरे भी रहे, और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होता है कि उसके ताल्लुकात सिर्फ अच्छे हो, वो बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अब अफगानिस्तान में अमेरिकन ने यह भी डिसाइड किया, दे आर गिविंग रोल टू चाइना, इंडिया को उन्होंने रोल दिया हुआ। तो मेरी राय है कि सर जो हमारे रोल का जो पाकिस्तान का माजी में रोल रहा था, या हमारी एजेंसीज का, या जो भी, क्योंकि हमें वो रोल अब सुकड़ता हुआ ना होने के बराबर नजर आता है, हमें इसकी चीज की तशवीश है। मेरी राय वो रोल नहीं था। हमें सीधा सीधा टेबल पे बैठ के अमेरिकन से बात करना चाहिए। ये बिल्कुल हमारा आर्गुमेंट सही है कि जब तक हम रोल नहीं प्ले करेंगे वहां कोई पीस नहीं आ सकता। मगर वी हैव टू प्ले दैट रोल पॉजिटिवली, और हमें बैठ के उनके साथ एक पेज में रह के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, साहब एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, उसको यहीं से दोबारा शुरू करें। वेलकम बैक। दो चीजें सर यहां पर अब और, एक तो आपने बात की अफगानिस्तान के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा और एक वसी सब्जेक्ट है, मैं चाहूंगा इसको हम समेटें। कुछ गिले शिकवे हमारे और कुछ गिले शिकवे हमेशा उनके होते हैं, लेकिन सर अभी लेटली जो एक लैंग्वेज कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, या स्टेटमेंट्स कह लें उनको, जो चाहे हिलरी क्लिंटन साहिबा की जानिब से आए, जो कि उनकी स्टेट सेक्रेटरी हैं, या डिफेंस सेक्रेटरी पेनेटा साहब की जानिब से आए, जो कि काफी ज्यादा हार्श है, और अब ये कहा जा रहा है कि समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान का क्या किया जाए। ये स्टेटमेंट सर अब ये क्या करने के मूड में हमारा? सर मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि चीजें सेटल डाउन हो गई, इन स्टेटमेंट्स के बाद भी चीजें सेटल डाउन हो गई है, नोट्स एक्सचेंज हो चुके हैं। मंटर साहब का कुछ दिन पहले मैंने एक प्राइवेट चैनल पे इंटरव्यू देखा, कल परसों की बात, कल की, उन्होंने तो बड़ा एक अच्छा एक दिया, लेकिन सर मैं अब शुड बी ट्रस्ट मंटर साहब, जो कि अभी जाने वाले हैं कुछ अरसे में, और ये भी ख्याल किया जाता है कि गालिबन पेंटागन की कोई इतनी अच्छी गुड बुक्स में नहीं है। मगर जो हमारी तो थोड़ी सी इशू नहीं दे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ये डोंट हैव, कि किसी न किसी स्टेज पे चीज तय हो हुई, कोई छोटा मोटा जो है सॉरी कह देंगे अमेरिकन से, और उसी को बेस बना के शायद हम भी थोड़ा ठंडे पड़ जाएं। ठीक है। और वो जो पेनेटा के खासकर जो स्टेटमेंट आया था, उससे मामला जो जितना खराब हुए थे, वो मेरे ख्याल में उस लेवल से हम दोनों नीचे आ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो रहे हैं। मगर मेरी राय ये है कि देखिए, हम एक जो झगड़े करते हैं ना, उसमें हम जो पोजीशन ले लेते हैं ये कह के कि जी हम हमारी जंग नहीं, देखिए ना, हमारी जंग है या नहीं है। सरजमीन जब आपका इस्तेमाल होता है तो जंग आपका है, नुकसान जब आपका होता है तो आपकी की जंग होता है, बच्चे हमारे मरते हैं, और हम आगे से ये कह लेंगे जी जंग हमारी नहीं है। भाई क्या वजीरिस्तान हमारा नहीं है? क्या पुर फाटा हमारा नहीं है? ठीक है ना? क्या पेशावर में जो बम धमाके हो रहे हैं वो हमारा नहीं है?
तो हम तय कर लें कि हम क्या करेंगे। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान को अपनी रिट राइट फ्रॉम कराची टू फाटा एक लेवल पे लाना पड़ेगा। सर ये एक बड़ा एक चैलेंज होगा, एक सवाल होगा। हालात कराची के भी आपके सामने है, फिर मुल्क की एक दाखिली सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल कुछ और ही रंग पेश करती है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त नाज़रीन मौजूद हैं। सदर अब्बासी साहब अनफॉर्चुनेटली गॉट स्टक इन द ट्रैफिक बट ही विल बी जॉइनिंग अस सून, तो हमने कहा कि उनको फोन पे ले लें जितनी देर में वो यहाँ पे पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदर साहब। वालेकुम सलाम फैसल साहब। सर साहब दो तीन चीजें बताएं। एक तो मुझे बताएं कि क्या राजा परवेज अशरफ साहब जो है इज ही रेडी फॉर दी सैक्रिफाइस, क्योंकि अब सुनना है कि सुप्रीम कोर्ट भी दोबारा से गर्म हो रहा है खत लिखने के मामले में, और पहले तो कुछ टाइम लग गया था लेकिन अब कुछ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि सिलसिले सीधे सीधे हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, अब तो एक बात बड़ी ही क्लियर है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है कि जी वजीर आजम कोई भी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो एनआरओ जजमेंट है उसके पैरा 178 पे अमल नहीं किया जाएगा, यानी कि वो जो खुतूत लिखने की बात की है वो नहीं लिखे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो अब बिल्कुल क्लियर कट लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं कि यूसुफ गिलानी साहब थे, चाहे अभी राजा परवेज अशरफ साहब हैं या कोई और वजीर आजम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखेगा तो वो ये काम नहीं करेगा। ये अब एक बात तय हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ऑप्शंस कोर्ट के पास क्या रह जाते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर बेसिकली तो वो 6 ऑप्शंस ऑलरेडी उन्होंने लिखे हुए जी। अब क्या कोर्ट इस पे जाती है कि जी अल्टीमेटली वो राजा परवेज अशरफ साहब भी उसी तरह उसी मोड में जाएं जो कि गिलानी साहब कहते जिस मोड में, और या ये कि जी किसी और ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये काफी क्रिटिकल सवाल है जो कि कोर्ट के सामने होगा, और उसके बाद वो क्या रास्ता इख्तियार करती है यकीनन जो है ये अब आने वाले दिनों में जो है उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे भाई साहब कि कोर्ट अब देखें ना जी, दो चीजें आगे। एक साहब से हमारी बात होने का जी, अगर इनको कहा गया कि जनाब आप वज़ीर आज़म साहब खत लिख दें स्विस कोर्ट्स में, वो दोबारा ना करते हैं तो कोर्ट्स के पास गालिबन सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि जिस तरीके से वो डिफरेंट कमीशन बना देते हैं, इस हवाले से भी कमीशन बना दें, और कमीशन के पास ये इख्तियार होगा कि वो चाहे एक मेंबर हो, चाहे 2 मेंबर हो, 3, 4 जितने भी, कि वो कमीशन जो है वो अपने बिहाफ पे यानी कि एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पे खुद ही वो खत लिख दे और फॉरवर्ड कर दे। अगर ऐसी सूरत जन्म लेती है तो क्या होगा सर? क्योंकि अभी देखिए ना दूसरा साथ में दूसरी बात इजाजत है, दूसरी बात मुझे प्योरली मेरा अपना जाती ओपिनियन है, मुझे इस चीज का जो है इम्कान कम नजर आता है। उसकी वजह यह है कि जी अब एक प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्ट करने के बाद और उसको डिस्क्वालीफाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट वापस जाए, इस इशू की वजह को कमीशन बने और वो खत लिखे, आई थिंक ये बात मुझे कोई करीने ख्यास नजर नहीं आती, क्योंकि उन्होंने एक मेरी नजर में एक ऐसा स्टेप ले लिया जिसकी वजह से एक तकरीबन हुकूमत की तब्दीली अमल में आ चुकी है। अब मैं समझता हूँ कि दोबारा कमीशन की तरफ जाना मैं शायद इसको इतना ज्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन अब क्योंकि पार्टी पॉलिसी है तो कहीं वो पार्टी को ही बुला लें और उनसे पूछेंगे जी ये पार्टी पॉलिसी आपकी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है, तो क्या आप किस तरह इसको जस्टिफाई करते हैं? अच्छा सर, एक चीज और तो आने वाले दिनों में काफी मैं ये फील करता हूँ कि इंटरेस्टिंग सूरत जन्म ले सकती है, जहाँ पे शायद मामला प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आगे बढ़ना जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं सर, दूसरी चीज जो अभी इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्रेसिडेंट साहब के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये बात आई कि वो जी 2 ओहदों में से एक ओहदा रखें, या सदर का ओहदा रखें या फिर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओहदा रखें। आप जितने करीब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप समझते हैं, आप समझे कि अगर ये चॉइस सदर साहब को दी जाए तो पार्टी के लिए कौन सा बेहतर होगा फैसला इनमें से एक ओहदा रखने के लिए? एक बात। और दूसरी बात, ये सितंबर तक की मोहलत है, क्या ये भी उसी किस्म का एक सिलसिला बनने जा रहा है आगे जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब का? देखिए जी, अपना इस वक्त जी सर कुछ कह नहीं सकता कि जी इस जो पॉलिसी साज अमल है या जो फैसला साजी का अमल है पीपल्स पार्टी के अंदर वो किस किस्म की सोच रखता है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये फैसला मुश्किल होगा, और मैं समझता हूँ कि पहली दफा गालबन कैटेगोरिकली लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये बात आई है कि जी वो अपना एक पौधा चूज करें और प्रेसिडेंसी को जो है ना वो सियासी समाज का न बनाए। तो मैं समझता हूँ इससे पहले जो
जो ऑर्डर आया था वो डिक्लेरेटरी टाइप का था। इस दफा उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो टाइम बाउंड कर दिया उसको। हाँ, और टाइम बाउंड भी कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस वक्त जिस सिचुएशन में प्रेसिडेंट साहब फंसे हुए हैं, जरदारी साहब फंसे हुए, मैं समझता हूँ दोनों पोजीशन उनके लिए काफी सफदर साहब, हमें एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक बहुत शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक लेके वापस आएंगे और मैं चाहूंगा कि आप दोनों हजरात से मैं इसके बारे में बात करूं कि अब तकरीबन 4.5 साल गुजरने के बाद ये फैसला क्यों किया गया हाई कोर्ट की जानिब से। मतलब वो तो डे 1 से को चेयरमैन भी थे एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट, बट व्हाई नाउ? अब ये जो हम कहते हैं जी दोनों तरफ से जो एक ग्रज हमें नजर आ रहा है, एक बिल्कुल फ्रंटल सिचुएशन नजर आ रही है, क्या ये उसकी अलामत है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक अलग चैप्टर है, दूसरी साइड भी जो खुल रही है। दोनों सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े दो नाम फिर से शिकंजे में आने वाले हैं, आ सकते हैं, आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। अभी भी नाज़रीन हमें ज्वाइन इन किया है। पहले आप ने उनको टेलीफोन पे हमारे साथ सुना था। सफदर भाई साहब को मैंने बताया था कि वो रस्ते में, जिस आपको पहले बताया था कि वो रस्ते में थे, अभी भी हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन इन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। भाई साहब, आपको तो खैर मालूम ही है जो बात हो रही थी। दो चीजें अभी और मुझे आप बताएं कि एक, बल्कि अगर आप इजाजत दें मैं बिजनेस साहब आपसे शुरू करूंगा ताकि फिर बात आगे चले। जो ब्रेक में भी आपसे मेरी बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पास दो ओहदे हैं। एक तो को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जो भी पीपल्स पार्टी के करता धरता है वो इस वक्त खुद है। दूसरा सर, ही होल्ड्स द हाई पोजीशन व्हिच इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और ही इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। ये भी बात कोई उसमें नहीं है। अब सर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने एक्चुअली लाहौर हाई कोर्ट ने बात की कि जी एक ओहदा रखें और एक ओहदा रखें और गैर सियासी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट की, वो सारी बातें। सर पॉलिटिकली, एक पॉलिटिकल लेवल पर अगर ये फैसला किया जाए या आपको ये फैसले का इख्तियार हो, तो आप सारी माहौल देखते हुए, प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए, मौजूदा सियासी सूरत हाल, एक्सटर्नल इंटरनल एवरीथिंग, क्या फैसला होना चाहिए सर जरदारी साहब का इसके बारे में? देखिए, कानूनी पोजीशन तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि प्रेसिडेंट कैन होल्ड टू पोस्ट। इफ यू वर सपोज्ड टू होल्ड वन पोजीशन देन, ठीक है ना। मगर मेरी जो राय है कि अगर होल्ड भी कर लेता है तो उसमें कोई बुराई नहीं, मगर जो ट्रैक रिकॉर्ड है, देखिए आप आसिफ अली जरदारी आफ्टर बीबी, उसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा है। खुद पीपल्स पार्टी इतनी ह्यूज पार्टी है, उसको खाली संभालना जो है एक मुश्किल काम है। तो मैंने जैसे ब्रेक में बात हो रही थी कि जब ये प्रोफाइल, ये तीनों इलेक्शन से पहले आफ्टर बीबी's डेथ 3 प्रोफाइल लिखे गए। मुझे बाकियों का याद नहीं है, मगर मुझे इतना याद है कि जफर अब्बास ने आसिफ अली जरदारी का लिखा था, जिसमें जफर अब्बास ने कहा कि किसी आदमी को चेक करने के लिए जब आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे जाते हैं तो जरदारी, बल्कि उसका क्वेश्चन था तीनों के लिए, इनमें से कौन सोनिया गांधी बन सकती है। तो एक शुजात साहब का आपने बताया था, एक प्रोफाइल था, एक मियां साहब का और एक जरदारी का। तो उसके आखिरी जो कंक्लूड किया था जफर अब्बास ने, उन्होंने कहा कि जी जरदारी की जो ट्रैक कार्ड पे आप जाते हैं तो वो इक्तिदार के बगैर रह ही नहीं सकता, इक्तिदार से अलहदा हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो तो सोनिया गांधी का रोल अदा ही नहीं कर सकती। मैं समझता हूं कि मसलन सोनिया गांधी ने जो रोल प्ले किया कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस जो आपको बीजेपी के सामने बहुत से, वो जब वो शाइनिंग इंडिया ने शुरू किया था तो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि अब कांग्रेस भविष्य के लिए गई, मगर सोनिया गांधी ने सारी मेहनत जो है वो पार्टी पे लगाई, एंड यू हैव सीन अल्टीमेटली वो जीत गए और पूरी दुनिया रोती रही और शी रिफ्यूज टू बी वज़ीर आज़म। उसने कहा मेरी जिम्मेदारी जो है, जो मुझे जो जिम्मेदारी बनती है, दैट्स कांग्रेस जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होती है, मेरे वज़ीर आज़म होने से कोई आसमान नहीं गिरता। तो आपके ख्याल में सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, अगर उसको हम कांग्रेस की हैसियत से देखें और जरदारी साहब को हम हैसियत सोनिया गांधी देखें, डू यू थिंक आर दे एज ऑर्गेनाइज्ड एज कांग्रेस, और डू यू थिंक कि जरदारी साहब का भी वो रोल प्ले करेंगे या रोल लेना पसंद करेंगे जो कि सोनिया गांधी के पास है इस वक्त? एक्चुअली फजल, मैं ही फील करता हूँ कि इस वक्त जो है ना, जिस मुरास में जरदारी साहब अभी इस वक्त फंसे हुए हैं, और ख़ास तौर पे कोर्ट्स के अंदर जो ये इश्यूज चल रहे हैं, जिसपे एक प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं और उनको अपना ओहदा भी छोड़ना पड़ा है,
इस सारे अमल के अंदर मेरी नज़र में दोनों ओहदे उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक स्टेज पे कोर्ट का जो डिसीजन है वो यकीन उनके लिए बड़ा प्रेडिकमेंट पैदा कर रहा है। प्रेसिडेंटशिप इसलिए उनको चाहिए, उनको आर्टिकल 248(2) की बड़ी शदीद ज़रूरत है। अब तक जितना भी ये पूरा का पूरा जो NRO का जो केस बना है उसमें यही कहा गया कि जी चूंकि उनको, यानी ये प्लीड नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के आगे, लेकिन टेलीविजन टॉक शोज और पार्टी की जो लाइन है उसमें ये कहा जाता है कि जी आर्टिकल 248(2) जो है वो उनको इस्तिस्ना देता है और जब तक वो इस्तिस्ना उनको हासिल है तब तक ये खत नहीं लिखा जा सकता। तो उस लिहाज से प्रेसिडेंटशिप उनके लिए उधर रहना बहुत जरूरी है। दूसरा आए कोच जो उनका पास दूसरा होता है कोच चेयरमैन का, मेरी नजर में वो भी इतना ही अहम है क्योंकि बेसिकली पावर्स जो है वो तो प्रेसिडेंसी से निकल के प्राइम मिनिस्टर के पास जा चुकी हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंसी में कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंसी तो सर उनकी अपनी मर्जी के बगैर सर कुछ भी नहीं करते इस वजह से, बिकॉज को चेयरमैन है ना। इफ ही इज नॉट द को चेयरमैन फिर आप उनकी मर्जी के बगैर बहुत से काम हो सकते हैं ना। अगर वो को चेयरमैन है तभी तो अपने प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन है और फिर कौन उनकी मुखालिफत करेगा? नहीं, सवाल इस वक्त जो है मैं समझता हूं कि जिसे मैंने कहा हो सकता है कल को अगर बहुत ज्यादा कोर्ट का प्रेशर आता है, क्योंकि ये जो जजमेंट था पहले अगर आपको याद हो जब ये आया था तो इट वाज मोर ऑफ अ डिक्लेरेटरी जजमेंट इसमें, जिसमें उनको बेसिकली ऑप्शन दिया गया था एक। लेकिन ये जो ऑर्डर आज आया है इसमें प्रॉब्लम उन्होंने बड़ा टाइम भी किया है और वसीफी बात कही गई है कि जो उनको एक ओहदा छोड़ देना चाहिए और अगर वो प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं तो फिर ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां नहीं हो सकती क्योंकि आने वाले दिनों में और ज्यादा होंगी जी और ज्यादा होंगी इलेक्शंस। एग्जैक्टली आने वाले दिनों में अगर वो दोनों ओहदे रखते हैं तो फिर नेचुरली जो प्रेसिडेंट हाउस है या जो प्रेसिडेंसी है वो कंट्रोवर्शियल होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी क्या इस सारे अमल के अंदर मेरे नजर में जो प्रेडिकमेंट है जजाई साहब के लिए वो बढ़ती चली जाएगी, आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी और उस हवाले से वो दोनों ओहदे उनके लिए बहुत एक चीज से किसको छोड़ते हैं किसको नहीं छोड़ते, कोर्ट कितना उनको प्रेस करती है और आया जो है वो कोर्ट की जजमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं या नहीं होते। आई थिंक इस पे बहुत आने सर जब भी पीपल्स पार्टी का कोई जलसा होता है या कोई भी बात होती है, जीए भुट्टो यानी कि बात स्टार्ट होती है भुट्टो से और खत्म होती है भुट्टो पे। मोहतरमा की शहादत के बाद उनके बच्चों के नाम के साथ भुट्टो लगा दिया जाता है कि बिलावल सरदारी भुट्टो, इसी तरह उनकी साहबजादियों के नाम के साथ भी गालिबन। कहने का मकसद है कि भुट्टो लेगेसी को आगे तक, तो ये सिर्फ बुनियादी तौर पे तो एक खानदान की लेगेसी, एक फैमिली की कंट्रोल में। आप समझते हैं कि क्या ये अगर इफ ही फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप डाउन करते हैं कि जी 248 ज्यादा अजीज है क्योंकि अंदर हो जाऊंगा तो लिहाजा आई रिमेन द प्रेसिडेंट बट आई गिव अप फ्रॉम द को चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ बेटा आप सामने आ जाए, जो उनके साहबजादे उनको ले आए। डू यू थिंक कि वो जो उनकी पावर्स हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, वो चैलेंजेबल हो जाएगी या डाइल्यूट हो जाएगी किसी स्टेज पे? देखिए जी जब वो को चेयरमैन छोड़ते हैं तो यकीनन उनकी अथॉरिटी डाइल्यूट होती है, बेशक अपने बच्चे को ही आगे ले आए, डाइल्यूशन डेफिनेट होती है। मैं एक दूसरी आपने जो बात की लेगेसी के हवाले से, मैं बुनियादी तौर पर मेरी सोच ये है कि जी एक दोनों में एक डेफिनेट तफरीक है। जो लेगेसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब लेके चली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 30 साल तक वो लेके चली, इक़्तिदार तो उनको हार्डली कोई 4-4.5 साल मिला टोटल 2 टर्म्स, लेकिन उन्होंने सड़कों पे गलियों में लोगों के साथ एक डिक्टेटर दूसरे डिक्टेटर के खिलाफ जो उन्होंने जदोजहद की और जो उन्होंने लड़ाई लड़ी वो यकीनन जो है ना उनको उस लेगेसी का जेन्युइन वारिस बनाने में जो है उसने मदद दी। अब जो सूरत हाल है मैं समझता हूँ थोड़ी सी हमें इसमें तफरीक पैदा करनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि ज़रदारी साहब मौजूदा हालात में उस लेगेसी को संभाल सकते हैं जो लेगेसी मोहतरमा छोड़ के गई है। ठीक है आज इक़्तिदार जरूर है और वो प्रेसिडेंसी में बैठे हैं तो वहां पे जो है उनके लिए बहुत सी आसानियां है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक दफा अगर वो निकल के वहां से बाहर आते हैं तो फिर ये आसानियां कम होती जाएंगी। इस वजह से कि अभी तक वो उस लेगेसी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। वो लेगेसी है क्या सर? अगर इजाजत है मैं एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेता हूँ जी। ब्रेक के बाद वापस आते मैं चाहूंगा इसी हवाले से बात करें कि किस हद तक फर्क पड़ता है ओहदा रखने में और ओहदा नहीं रखने में। दोनों हज़रात से मैं इस पर चाहूंगा तबसरा करें। एक ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। 2-3 चीजें सर। एक तो वजीर साहब आपसे मैं ये चाहूंगा कि
पाकिस्तान की सिर्फ मौजूदा सियासी सूरत हाल जो इस वक्त जिस स्टेज पे है, हम एक तरफ बात करते हैं कि इदारों का टकराव ना हो, क्योंकि टकराव होगा तो सूरत हाल ठीक नहीं होगी, लेकिन सर हमें बहुत स्ट्रेट हुए अब नजर आ रहा है कि इदारों का टकराव हो रहा नहीं है, अब तो बिल्कुल फुल फ्लेज फ्रंट लेवल पर आकर के लग चुके हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया, नए प्राइम मिनिस्टर आए और आते साथ जज्बा और उनका जो बुनियाद है बात करने की वही होती है कि जनाबे वाला खत हम नहीं लिखेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। मौजूदा सियासी सूरत हाल का जो टर्मोइल है, जो इश्यूज हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इंटरनल अफेयर्स, बेशुमार दीगर मसाइल, इसमें से बेस्ट पॉसिबल वे फॉर द गवर्नमेंट क्या होना चाहिए? वे आउट रादर। देखिए, बेस्ट पॉसिबल वे की बात तो बाद में आएगी। मेरी राय है कि ये जो टीम इस वक्त काम कर रही है हुकूमत में, ये किसी बेस्ट ऑप्शन पे नहीं जाएगी। दे विल गो फॉर वर्स्ट सिनेरियो। मतलब कम से कम मुझे इनको पूरी टीम को मिलके देख के, सफदर भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ईयर्स टू ईयर्स उन्होंने उनके क्लोजली काम किया है। मुझे इस टीम से अगर आप ये कहें कि वो कोई बहुत बड़ा दिल बढ़ा करके कोई बड़ा फैसला करेगी, मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, मैं समझता हूं कि जिस तरह ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब वो परवेज, क्या नाम है इसका, अब ये है अशरफ, अब वो साहब जो है, बहुत सारे परवेज है, आपको लतीफा सुना है ना, वो चले वहां हर घर से परवेज, वो कहते हैं जी आप कितने, किसी ने मजाक से भेजा, एक केजी परवेज मुशर्रफ साहब ये फरमा रहे हैं, परवेज मुशर्रफ साहब, कि आप कितने परवेज उतारोगे, हर घर से परवेज निकलेगा, क्योंकि आपका वजीर आजम परवेज अशरफ, आपका नायब वजीर आजम परवेज इलाही, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज कियानी, और था कि ये जो मैसेज आया था ये परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से था। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल कोई बड़ी उम्मीद इन लोगों से नहीं है कि ये कोई बड़ा फैसला कर पाएंगे। शायद इस पाए के लोग भी नहीं। अब इसने सूट वूट लगाया हुआ है और इसने शहादत का नारा लगा लिया है, किसमें, कराची में। फर्क पड़ेगा वैसे? क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वही मैं आप सोच रहा हूं, क्या फर्क आपको लगता है कि पड़ेगा? जो चाह रहे हैं, जो मेरी बात सुने, वो जो जिस जगह आप बैठे हैं, उस जगह को अब अचानक से कल आप परवेज अशरफ को लाते हैं, कल किसी दूसरे को पकड़ के आप आ जाए। देखिए, वो जो जगह है, इदारा है, द प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी तो एक इदारा है। ठीक, दुरुस्त बात। मतलब इसको ये मजाक नहीं होना चाहिए, सीरियस नोट भाई ये खत्म हो गया, परवेज अशरफ को लाओ जी, वो उसने भी नारा लगाया, अब तो मैं भी कुर्बानी दूंगा। आपके इसमें एक बार जाते जाते कह दो, ऐसी मेरे जहन में आ रहा था, मैंने कहा एमक्यूएम के लिए मेरा एक एडवाइस है, वो पूलों का बाग लगा ले, क्योंकि हर 2 महीने बाद उसको पूल निछावर करने होते हैं किसी न किसी पे। तो अगर ये जाते तो अगले जो आ रहे हैं, अगले उसमें भी पूल निछावर करेगा। अब भाई साहब, इस वक्त आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि क्या करना चाहिए हुकूमत को? इफ यू आर द एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त भी बहुत ही काबिल किस्म के लोग मौजूद हैं और जिनकी एक वॉज राजा साहब जी द राइट चॉइस? नहीं, आई थिंक बेहतर हो सकता था, बेहतर हो सकता था, इस वजह से कि राजा साहब एक अच्छे पोलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टेंटेड इमेज उनका आ रहा है रेंटल पावर्स के हवाले से और जो लोड शेडिंग के हवाले से जो उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं, वो जो है अकालमन उनके आड़े आ रहा है। तो गुड पोलिटिकल वर्कर, मैं उनके उस हवाले से नहीं कहूंगा, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है गुज़श्ता 3-4 साल का, वो उनके नेगेटिव फेवर में नहीं और बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और इस सूरत हाल में इतना नेगेटिव यानी ट्रेड को अगर आप सामने लेकर आते हैं तो यकीनन उस पर जो कुछ हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है आपके सामने। मैं समझ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि रजाई साहब थोड़ा सा अपनी कोई इंटरनल कैथारसिस करें। ठीक है, एक कोई इंटरनल कोई इस किस्म का जो है हम कोई फैसला साजी के अमल में अपनी तब्दीली लाने की कोशिश करें। गो के बिजनजो साहब जो है ना वो शायद दिल में समझते हैं कि ये नाम इनसे मुमकिन नहीं है इस टीम से, बहरहाल फिर भी मेरी एडवाइस होगी वो करें। और जितने भी पार्टी के सीनियर लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो एक जगह जमा हो के, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है ना इस मुरायस से मुल्क को निकालने की कोशिश करें। और मेरी नजर में उसका सबसे आसान तरीका एक ही है कि आज अगर आप बैठ के नेगोशिएट करते हैं पार्लियामेंट्री अपोजिशन
देखिए बलूच नेशनलिस्ट बाहर बैठे, बिल्कुल पख्तून नेशनलिस्ट बाहर बैठे, सिंधी नेशनलिस्ट बाहर बैठे, तहरीक इंसाफ बाहर बैठी हुई है, जमात इस्लामी बाहर बैठी हुई है। तो कहने का मतलब ये बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और एपीडीएम के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, वो आज बाहर है। हम इन सबको इकट्ठा करें और उनको ये मैसेज दें कि जी हम इस मुल्क के अंदर एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप के तहत, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत हम एक आजादाना इलेक्शन कराएं। ठीक, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब आपने ये मैसेज दे दिया तो आप ये जो कुछ आपको ये जो टेम्परेचर्स फ्लाई नजर आ रहे हैं ठंडे हो जाएंगे, एकदम पॉलिटिकल टेम्परेचर्स डाउन हो सर, जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं करेंगे और आप किसी को ये अश्योर भी नहीं करेंगे और किसी को ये बताने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि हम इंटरेस्टेड हैं एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन में, रादर अगर आपका इंप्रेशन ये जाएगा कि आप बुलडोज करना चाहते हैं हर चीज को, तो उसके पे नेगेटिव। सर मुझे हाँ या ना में से क्विकली बताएगा क्या ऐसा होगा, यस और नो? मैंने पहले कहा कि मुझे नजर नहीं आता। सर आपके ख्याल में? गुड गुड। देखिए जी, मैं मेरी पार्टी है, मैं तो उसको एडवाइस ही कर सकता हूँ, तो मैं तो एडवाइस अच्छी दे रहा हूँ। लाइक कि ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कैसा हो, बिल्कुल हो। और बात ये कि इस मुल्क को आपको कहीं तो हमें निकालना है ना, क्योंकि अगर ये ट्रांजिशन हो जाती है ना एक अच्छे इलेक्शन, सही इलेक्शन के जरिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सी कबातें हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की बहुत सी कबातें दूर हो जाएंगी। सेनेटर मीर हासन खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। नाज़रीन आपसे कल 8 बजे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।